So, hello students, very good morning to all of you out there, and here I am with the sixth lecture of General Organic Chemistry. तो अभी हमारी YouTube पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। फिफ्थ लेक्चर के बाद ये सिक्स्थ लेक्चर है, थोड़ा सा एक हफ्ते का गैप हो गया, सॉरी फॉर दैट। अभी यहाँ से हम बहुत कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ख़त्म करा दें। तो अगर आपने अभी तक वो शुरू के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए आप उसको देखिए, आपको चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से समझ आएंगी और फिर आप इस सिक्स्थ लेक्चर पे आइएगा। ओके, साथ ही साथ मैं बता दूं आज डेट है 12th ऑफ सितंबर और 15th सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। 15th सितंबर 2024, 15th सितंबर 2024 we are going to start a 100 days organic chemistry course in our Chem IIT app। तो 100 days organic chemistry का हमारा कोर्स है जो कि हम Chem IIT ऐप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको लगती है आपकी वीक है या अभी ढंग से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, या फिर अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आप एक फिर से गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उन सभी केसेस में आपके लिए ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं कि अगर आपने 100 दिन बिल्कुल सिंसियरली चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इसमें कंप्लीट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्लस लेवल, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्लस लेवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई जाएगी। अगर आपने जो लॉन्च वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा अभी जाके देख लीजिए। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं इस वीडियो के, या फिर आप रीसेंट अपलोड्स में जाइएगा, हमारे चैनल में आपको दिख जाएगा इसका लॉन्च वीडियो, आप देख लीजिए, वहाँ आपको इसके फर्दर डिटेल्स बता दिए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा इंतज़ार ना करिए, बस इस पे एनरोल करिए और पढ़ाई शुरू करिए हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत मज़ा आएगा आपको 100 दिनों में। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा सिक्स्थ लेक्चर ऑफ जीओसी। कहाँ से करना था? तो हमने बेटा लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था प्लस आर या प्लस एम बोल लो, या माइनस आर माइनस एम, ये इफ़ेक्ट पढ़ाए थे। ठीक है, ये इफ़ेक्ट पढ़ाए थे, अच्छे से समझा दिया था कि इसमें कब क्या होता है। रेजोनेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, वो एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं वो बताता हूँ। तो लिखो SIR, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। ये इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, सपोज करो, एक एग्जाम्पल लो कि ये आपका बेंजीन है और यहां लगा हुआ है COOH, ये लगा हुआ है COOH। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाते हैं, आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से आप रेजोनेंस कराते हैं। बिल्कुल, यहाँ फिर प्लस आता है और फिर वो प्लस इस तरह से चलता है, यहाँ जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है, इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके साथ रेजोनेंस क्यों हो पाया बेंजीन रिंग का, या फिर बेंजीन रिंग COOH के साथ कॉन्जुगेटेड क्यों है? क्योंकि उनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल हैं। आप इसको अगर 3D में थोड़ा सोचिए तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल्स रहे होंगे लाइक दिस, ये जो बेंजीन में अल्टरनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये p ऑर्बिटल्स रहे होंगे और जस्ट बाजू में ही COOH रहा होगा, COOH। तो डबल बॉन्ड O जो है, ये डबल बॉन्ड O और एक OH। तो अगर आप समझ पा रहे तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, तो ये वाले ऑर्बिटल इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं,
ये ऑर्बिटल इंटरैक्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, इस वजह से ये ऑर्बिटल इसके साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। अब आप ऐसा सोचो, यदि ये घूम जाए तब क्या होगा? यदि ये घूम जाए, ऐसा घूम जाए तब क्या होगा? सर घूम जाने का क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूं, आप सोचो बस। ये भी ऐसा है ना, अब ये रोटेट होकर अगर ऐसा हो जाए, ये ऐसा है, ये रोटेट होकर ऐसा हो जाए, तब तो ये ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं होंगे। जी हाँ, और अगर ये ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं हुए तो ये वाली रेजोनेंस टूट जाएगी। अगर ये घूम जाए तो अब वो क्यों घूमेगा, कैसे घूमेगा, वो बात अभी करेंगे, ठीक है, वो बात अभी करेंगे, क्यों घूमेगा, कैसे घूमेगा। तो मैं बस ये बता रहा हूं, अगर वो घूम जाए तो फिर ये वाला रेजोनेंस विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये बताओ कि घूमने का क्या मतलब है, कि वो घूम जाए, इसका क्या मतलब है? तो देखो, आपने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है बेसिक्स में कि यार ये जो ए बी बॉन्ड होता है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है और फिर यहीं पे एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड अगर सिर्फ है तो उसकी रोटेशन बैरियर कम है। बात को समझना, रोटेशन बैरियर कम है। रोटेशन बैरियर कम होने का मतलब यह है कि वो इजीली रोटेट कर सकता है। रोटेट करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी उसको, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहते हुए भी आराम से रोटेट कर सकता है। उसके बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको रोटेट कराने के लिए। सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट फ्रीली, दैट यू ऑल नो। बट जब बात आती है पाई बॉन्ड की, तो हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड का रोटेशन बैरियर काफी हाई होता है। मतलब सीधी शब्दों में बोला जाए तो अगर पाई बॉन्ड आ जाए ना, तो रोटेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो रोटेट करता ही नहीं। देखो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ना चीज़ों को ब्लैक या वाइट बोलने से अच्छा थोड़ा ग्रे बोलें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बात समझ रहे हो? जैसे कोई रिएक्शन होता है तो जब हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होगा, तो एक्चुअली में वहाँ क्या होता है कि हाँ, वो रिएक्शन के होने की टेंडेंसी बहुत कम है। मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल ही वो रिएक्शन कर रहा है, तो हम बोलते हैं अरे यार ये रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? थोड़ा इस एंगल से सोचना ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल है ये रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब क्या? रिवर्सिबल मतलब यही कि बहुत अच्छा यील्ड नहीं आ रहा, है उस रिएक्शन का। कुछ 30% 40% मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ 30% 40% मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बोलना, इस तरह से सोचना केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे थोड़ा आप ऐसे बोलो कि इसकी रोटेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है, या सीधी शब्दों में बोलना है तो रोटेट नहीं करता, ये रोटेट करता, ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है कि इसकी रोटेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। कम क्यों है? क्योंकि ये रेजोनेंस हो गया ना, और रेजोनेंस से यहाँ पर आ गया पार्शियल डबल कैरेक्टर। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा पार्शियल डबल कैरेक्टर आ रहा होगा, तो रोटेशन बैरियर और बढ़ जा रहा होगा, क्योंकि कंप्लीट डबल हो जाता है तो रोटेशन बैरियर बढ़ती है, तो रोटेशन बैरियर थोड़ा बढ़ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी प्लेन पे रहेगा। समझो मेरी बात, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्या बोल रहा हूं मैं, बातों पे ध्यान देना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी प्लेन पर रहेगा। ये जो COH ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल रिमेन इन द प्लेन enjoying the resonance. Okay, now let's have one more example. What about this? If I have COOH and just at ortho position I have a bulky group like methyl. Now methyl is considered a bulky group. बल्कि ग्रुप है, इसकी वंडर वॉल रेडाई थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, मतलब आप समझ लो इसका जो रेंज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है।
और इससे होता क्या है कि ग्रुप्स ग्रुप्स के बीच में भी रिपल्शन होते हैं, उसको कहा जाता है स्टेरिक रिपल्शन। मतलब ये एक ग्रुप है COH और एक ग्रुप यहां पर है CH3। तो इन दोनों का जो वंडर वॉल रेडाई है वो टक्कर खाता है, जिससे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है मतलब स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेरिक रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। स्टेरिक रिपल्शन एग्जिस्ट्स, स्टेरिक रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर स्टेरिक रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है तब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल स्टेरिक रिपल्शन को कम करे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं बताऊं आपको यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या करता है मॉलिक्यूल। ये जो COH ग्रुप आपको इस प्लेन में दिख रहा है ना, तो ये इस तरह से अपने बॉन्ड को रोटेट कर लेता है, मतलब रेजोनेंस नहीं हो पाती है। सो रेजोनेंस हो जाए तो अच्छा है, लेकिन रेजोनेंस अगर होगी तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, और जितना रेजोनेंस से फायदा नहीं होगा इस मॉलिक्यूल को, उतना स्टेरिक रिपल्शन से नुकसान होगा। ऐसे सोच लो, जितना रेजोनेंस से फायदा नहीं होगा उतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन से नुकसान होगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल प्रेफर करता है COH बॉन्ड। ऐसा है, अभी आप देखिए COH इस ऐसे प्लेन में वो ऐसा हो जाएगा, और जैसे वो ऐसा हुआ, बेंजीन के साथ रेजोनेंस होने की अब कोई संभावना नहीं है। ठीक है, कोई संभावना नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्यों घूमा, यही घूम जाता। अरे ये टेट्राहेड्रल है, घूम के क्या करेगा वो, टेट्राहेड्रल है वो तो ऐसे ही रहेगा। टेट्राहेड्रल ग्रुप है CH3, इसको घुमा के कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चों का ये रहता है सवाल, अरे सर वो क्यों घूमा, यही घूम जाता, यही अपने आप को कुर्बान कर देता। अरे यार ऐसे थोड़े नहीं, ये तो टेट्राहेड्रल है CH3, लुक एट दिस। हाँ, घुमा के भी क्या करोगे, स्फेरिकल वॉन्डर वॉल रेडाई है इसकी। ठीक है, ये स्फेरिकल वॉन्डर वॉल रेडाई है, ये तो इसी प्लेन पर है, तो ये प्लेनर रेडाई है, ऐसा सोचो आप इसको, ये प्लेनर। तो ये कुछ इस तरह से जब घूमेगा तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। सोच पा रहे हो, अभी ऐसा बैठा हुआ था, ये ऐसा चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी। तो लिखो, दिस बॉन्ड रोटेट्स, दिस बॉन्ड rotates so as to minimize the steric repulsion। देखो अब इसका वही मतलब है, आप फिर ऐसा ब्लैक या वाइट की तरफ मत सोचो कि एकदम से घूम गया, एकदम से घूम गया। ऐसे सोचोगे ना तो क्या दिक्कत होगा पता है, अगर मैं पूछा आपसे कि बताओ SIR इफेक्ट यहां ज्यादा काम कर रहा है, यहां ज्यादा SIR इफेक्ट काम कर रहा है, या फिर यहां ज्यादा काम कर रहा है, यहां पे आप फिर ना आपका आइडिया थोड़ा अच्छा काम करेगा नहीं। आप बोलोगे सर घूमना ही तो था। अब इसमें SIR इफेक्ट का क्या कोई मैग्नीट्यूड भी होता है क्या सर, कि यहां ज्यादा SIR लग रहा है, यहां कम लग रहा है? बिल्कुल होता है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। हर चीज में मैग्नीट्यूड होता है केमिस्ट्री में। जब आप बोलते हैं किसी चीज को अरे ये नहीं होगा, उससे बेहतर है आप बोलो इसके होने की संभावना कम है। ठीक है, ऐसा बोलोगे ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पे मैं पूछूं अगर कि SIR इफेक्ट ज्यादा कहां लग रहा है, तो अगर आप इसी आइडिया से सोच रहे हो तो आप बोलोगे सर इसमें भी घूम जाता था, इसमें भी घूम जाएगा। तो घूम तो गया ना, तो घूम गया तो बात बराबर हो गई। अब क्या SIR का इफेक्ट का क्या मैग्नीट्यूड थोड़ी ना, बट मैग्नीट्यूड है। आप ऐसे सोचो कि उसके रोटेट होने की टेंडेंसी ज्यादा कहां रहेगी, कहां वो ज्यादा रोटेट होना चाहेगा, ज्यादा रोटेट होना कहां चाहेगा। या फिर आप सोचो कि ये बॉन्ड के पास थोड़ी रोटेट करने की टेंडेंसी तो वैसे भी है, हर बॉन्ड की रोटेशन बैरियर होती है, रोटेशन बैरियर होती है, रोटेशन बैरियर होती है। जब ये रोटेट कर रहा होगा ना तो किसी मोमेंट पर ये प्लेन पर आता होगा। यहां भी ऐसा सोचो आप कि किसी मोमेंट पर ये रोटेट कर रहा होगा, किसी मोमेंट पे ये प्लेन पे आता भी होगा। अगर आप ऐसा सोचना चाहते हो तो भी बुरा नहीं है,
किसी मोमेंट पे ये प्लेन पर आता होगा, लेकिन बहुत ही छोटा होगा वो मोमेंट। इसलिए हम जब इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। और बिल्कुल ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आउट ऑफ द प्लेन ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आउट ऑफ द प्लेन ही रहता है। तो जब इसकी कोई प्रॉपर्टी के बारे में हमको बताना है तो हम यही मानेंगे कि ये आउट ऑफ द प्लेन है। मैं बोल रहा हूं ये आउट ऑफ द प्लेन है। बट अगर आप सोचो कि ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन रहने की टेंडेंसी किस में होगी, तो आप कहोगे इसमें होगी। इसमें ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन रहने की टेंडेंसी होगी बिकॉज दोनों तरफ से रिपल्शन है। तो मैंने जो कहा ना कि थोड़े मोमेंट के लिए वो प्लेन पे मान लो आ भी रहा होगा, तो यहां वो जो थोड़ा मोमेंट है वो और थोड़ा हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां SIR इफेक्ट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, SIR इफेक्ट यहां पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो समझ आया, दो तरफ से स्टेरिक रिपल्शन थी, दो तरफ से स्टेरिक रिपल्शन थी, इसलिए ऐसा हुआ। अब ये नाम भी समझ में आ गया होगा आपको, दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। कुछ ग्रुप्स हैं जो स्टेरिक रिपल्शन नहीं प्रोवाइड करते, तो ग्रुप्स लाइक, ये भी लिख लो, ग्रुप्स लाइक OH, CN, OH हो गया, CN हो गया, या फिर कभी कभी देखा जाए ना तो एक और ग्रुप आपको बताऊं, थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, OCH3, या फिर फ्लोरीन भी मान सकते हो आप, फ्लोरीन भी मान सकते हो, ऑल्दो फ्लोरीन थोड़ा बहुत लगाता है, फ्लोरीन भी मान सकते हो। तो ये जो ग्रुप्स हैं प्रोवाइड वेरी लेस या नेग्लिजिबल स्टेरिक हिंड्रेंस। इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, ना के बराबर। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा OCH3, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमको बताते हैं कि OCH3 का भी स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे केसेस में। उसके पीछे एक लॉजिक ऐसे बता दिया जाता है कि अगर COOH है, OCH3 है ना, तो O के बाद CH3, तो CH3 का जो रेडाई है वो इससे थोड़ा दूर हो जाता है। इसलिए कंप्लीट जब OCH3 लगा हुआ है तो उतना स्टेरिक रिपल्शन नहीं दे रहा, क्योंकि OCH3 वो थोड़ा दूर हो गया होगा, ऐसा देखा गया है। कुछ आगे प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जब पढ़ाऊंगा तब आपको मैं SIR इफेक्ट का यूज बताऊंगा। बहुत यूज है, ठीक है, बहुत सारा यूज है इसका, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ। जैसे देखो, सपोज करो यहां पर आपसे मैं पूछूं, सपोज करो यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है। NH2, यहां पर आप ये भी ग्रुप लगा लो, NH2 की भी स्टेरिक रिपल्शन ना के बराबर है, यहां लगा लो, NH2 भी लगा लो, NH2 की भी स्टेरिक रिपल्शन ना के बराबर है। ठीक है, इधर लगाया मैंने NH2 CH3 CH3। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा देखो। और यही मैंने कहा N CH3 CH3 एंड CH3 CH3। तो पता है आपको ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला सेकेंड केस में जो मैंने बनाया, यहां पे सिंस CH3 CH3 लगा हुआ है, सिंस CH3 CH3 लगा हुआ है, तो यहां स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, यहां स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ये प्रेफर करेगा कि ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, ये प्रेफर करेगा कि ये बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ द प्लेन रहे। और अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ द प्लेन रहता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। समझ आ गया, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, दिस विल बी लोकलाइज्ड लोन पेयर। और वही बात अगर मैं इधर करूं तो ये लोन पेयर, सर यहां भी तो दो CH3 CH3 है, हाँ, बट NH2 का कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी और डिटेलिंग और प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा GOC में, जब एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आएंगे। अभी तो हम थोड़े से टॉपिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए,
तो ये लोन पेयर बिल्कुल ये घूमेगा रिंग पे, ये रिंग पे घूमेगा, बट ये लोन पेयर नहीं घूम पाएगा. दिस इज डीलोकलाइज्ड. गॉट इट? दिस इज डीलोकलाइज्ड. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसी तरह से देखो, अगर मैं ऐसा लगा दूं, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दूं और नाइट्रो के बाजू में भी 2 मिथाइल लगा दूं, नाइट्रो के बाजू में भी 2 मिथाइल लगा दूं, तो पता है क्या होता है? यहां भी ये जो नाइट्रो है, NO2 है, ये स्टेरिक क्राउडिंग फील करता है. कौन फील करता है, कौन नहीं करता, ये आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, ये आपको बताया जाएगा. ठीक है? आप ये नहीं बोल सकते सर एन भी तो छोटा है, वो भी छोटा है, तो सर नहीं करना चाहिए. नहीं, करता है. ठीक है? वंडरवॉल रेडाई की प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते. तो यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग होती है और इस वजह से आपको पता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ यहां पर ये NO2 लगा हुआ है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा होगा? अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? तो देखो यहां तो ये जो नाइट्रो लगा हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ही रहा है, -R इफेक्ट लगा रहा है, -R या -M इफेक्ट लगा रहा है ये नाइट्रो. बट यहां ये नाइट्रो -R इफेक्ट नहीं लगा पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, देखो इस तरह के सवाल बनते हैं इसमें. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, ये तीनों चीजें लिख लेना कॉपी में, तीनों केसेस लिख लेना. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताया, एक कहाँ लोकलाइज्ड होगा, कहाँ डीलोकलाइज्ड होगा, इस तरह की चीज़ें. और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत काम आएगा, बहुत. ठीक है? बहुत सारे केसेस बनेंगे. और यहाँ पे देखो किसका SIR इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये लिखा हमने. यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ गए बात? ये स्टेरिक रिपल्शन फील कर रहा है, नाइट्रो मुड़ जा रहा है. अब नाइट्रो मुड़ गया, जैसे ही नाइट्रो मुड़ गया, अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बिकॉज ये रेजोनेंस कट हो गई. ये रेजोनेंस कट हो गई बिकॉज नाउ द ऑर्बिटल्स आर नो लॉन्गर पैरेलल टू ईच अदर. बट यहाँ आराम से वो खींच सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. ये CH3 दूर में लगे हुए हैं. ये इफेक्ट तभी काम करता है जब चीज़ें ऑर्थो पोजीशन पे लगी हो. जब चीज़ें ऑर्थो पोजीशन पे लगी हो तभी ये इफेक्ट काम करता है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. अब ये समझ में आ गई होगी बात. ठीक है? चलिए, तो ये हुआ SIR इफेक्ट. अब एक छोटा सा और केस आपको बता देता हूं. सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस. ये भी लिख लेना, डांसिंग रेजोनेंस. ये केस है, एक स्पेशल केस है, समझ लो आप ये. ठीक है? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. ये बताओ मुझे, जब 3 मेंबर्ड की आप रिंग देखते हो, क्या समझ आता है आपको? जब 3 मेंबर्ड रिंग आप देखते हो, 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इससे क्या समझ में आता है? थोड़ी बहुत बात समझ में आती है. कुछ स्ट्रेन वगैरह के बारे में आपको पता है? स्ट्रेन वगैरह के बारे में पता है? एंगुलर स्ट्रेन ऑब्वियसली अभी नहीं पता होगा, क्योंकि शायद अभी मैंने आपको GOC में वो नहीं बताया है. ठीक है? GOC में मैंने आपको नहीं बताया है, बट ये आपको मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी एंगुलर स्ट्रेन होता है, काफ़ी एंगुलर स्ट्रेन होता है. मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा. एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है? देखो, आप यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर sp3 है. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी की होती है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, उसकी बॉन्ड एंगल बनाने की टेंडेंसी क्या होती है? तो उसकी टेंडेंसी होती है कि मैं 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाऊं. उसके हर बॉन्ड्स इस एंगल में ओरिएंटेड रहना चाहते हैं. बट अगर मैं उसे जबरदस्ती करके बोलूं कि नहीं तू 3 मेंबर की रिंग बना, उसकी टेंडेंसी कुछ और है. मैं उसे कहूं नहीं तू जबरदस्ती 3 मेंबर की रिंग बना, तो क्या होगा, समझ पा रहे हो? 3 मेंबर की रिंग बनाने में उसके बॉन्ड्स काफी मुड़ जाएंगे, काफी मुड़ जाएंगे. बॉन्ड्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो 3 मेंबर का रिंग बना रहा होगा तो एंगल तो 60 डिग्री होगा. तब तो एंगल 60 डिग्री होगा. तो देखो जितना ज्यादा डेविएशन हुआ उसके नॉर्मल बिहेवियर से, कुछ इसी तरह की बात है
कि आपका नॉर्मल बिहेवियर कुछ है और आपसे ज़बरदस्ती कुछ और कराया जा रहा है, तो आप स्ट्रेन फील करोगे, वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी स्ट्रेन फील कर रहे होते हैं। तो यहां पे आता है एंगुलर स्ट्रेन, दिस इज एंगुलर स्ट्रेन। तो ये बॉन्ड्स काफी कमजोर होते हैं, पता है आपको, ये 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है ना, इसके बॉन्ड्स काफी कमजोर होते हैं, वेरी वीक बॉन्ड्स, दीज आर वेरी वीक बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ हाई एंगुलर स्ट्रेन। लिखो बात को, बिकॉज ऑफ हाई एंगुलर स्ट्रेन, high angular strain, these sigma bonds are very weak, even weaker than pi bonds, even weaker than some of the pi bonds, some of pi bonds। कुछ पाई बॉन्ड से भी वीक होते हैं, ये इतने कमजोर हो जाते हैं, हमेशा इनके पास भी टूटने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। अब सोचो, ये देखो ना, आपको देखो कितना स्ट्रेन आ गया इसमें, देखो लुक एट द बॉन्ड्स, कितने ज़्यादा बेंड है ये, क्योंकि नॉर्मल एंगल कुछ और है बनाने का, बट ये बना कुछ और है, कितने मुड़ गए। तो इसी को कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन। तो अगर ऐसा देखा गया है, देखो ये जो कार्बोकटायन है, ये वाला कार्बोकटायन, यहां पे अगर एक CH2 प्लस हो गया, यहां अगर CH2 प्लस है, तो ये कार्बोकटायन कि जब हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, अभी आगे चल के स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, हो सकता तो मैं वहां भी पढ़ा देता आपको, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही थोड़ा सा बता दे रहा हूं, नहीं तो आगे स्टेबिलिटी में भी बताते तो भी दिक्कत नहीं थी, अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग इसको कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट पढ़ाते वक्त पढ़ाते हैं, ठीक है, शायद मैंने पिछले कोर्स में कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पढ़ाया जरूर था। तो वही है, कहीं भी आप ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, अभी मैं रेजोनेंस के साथ पढ़ा दे रहा हूं। तो दिस कटायन is found to be exceptionally stable, ये बहुत ज्यादा स्टेबल पाया गया ये कटायन। अब इसके पीछे जो रीजन आया वो था डांसिंग रेजोनेंस। अब वो क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, लिखो, रीजन इज डांसिंग रेजोनेंस, या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हो, ये डांसिंग नाम पड़ गया इसका ऐसे ही। लुक एट दिस, ये पहले आप नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ये डांसिंग रेजोनेंस। देखो कुछ इस तरह की बात है ये, और यहां पर आ गया आपका CH2 प्लस, तो प्लस मतलब एक ऑर्बिटल खाली, एक ऑर्बिटल खाली। अब इसमें क्या होता है, इसका शेप कुछ इस तरह का है, मैं 3D डायमेंशन में नहीं बना के बता सकता आपको, इसका शेप कुछ इस तरह का, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बट ये ऑब्जर्व हुआ है इसलिए हमको पढ़ना है। ये कुछ इस तरह से आप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इमेजिन करिए, काफी मुड़े हुए बॉन्ड्स हैं, ये काफी मुड़े हुए बॉन्ड्स हैं, लाइक दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो होता क्या है कि ये प्लस चार्ज यहां पे है, ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसी तरह से मैनेज कर लेता है इस वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करने को, मतलब समवॉट पैरेलल कंडीशन में आ जाता है, एग्जैक्टली तो नहीं, समवॉट पैरेलल कंडीशन में आ जाता है और मैनेज कर लेता है, बिकॉज उसके टूटने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि बाजू में वो एक वेकेंट p ऑर्बिटल देख के समहाउ मैनेज कर लेता है अपने सिग्मा क्लाउड उस p ऑर्बिटल में डोनेट करने को, ठीक है। इससे इसकी एंगुलर स्ट्रेन टूट जाती है, बिकॉज अब ये रिंग रहा नहीं, अब ये रिंग नहीं रहा तो इसको स्टेबिलिटी महसूस होती है। तो कार्बोकटायन तो बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया कार्बोकटायन। देखो कैसे बनेगा, अभी ये आपका इस तरह का था, तो जैसे तुमने वो बॉन्ड वहां दिया तो यहां डबल आ गया, यहां डबल आ गया, लुक एट दिस, ये डबल आ गया, और जहां से ये बॉन्ड टूटा है वहां प्लस आ गया, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो रहा है, इसी तरह से ये वाला बॉन्ड भी इधर आ सकता था, सो वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, डबल बॉन्ड ये और ये कुछ ऐसा, तो इस तरह से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और मैं कह सकता हूं कि
पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 3 कार्बन एटम्स। जी हाँ, 3 कार्बन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है और ये काफ़ी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। अब ये देखकर ऐसा इसके स्ट्रक्चर को लग रहा है कि कोई डांस कर रहा है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसा कुछ, तो इसका नाम दे दिया गया डांसिंग रेजोनेंस। वो फालतू की बात है, आप बस इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए कि यहाँ पर इंटरेक्शन किसका हो रहा है। यहाँ इंटरेक्शन थोड़ा अलग हो रहा है। नॉर्मली आप देखते हैं कि पीपी ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं। जब आप रेजोनेंस पढ़े, जितने भी रेजोनेंस आप पढ़े, आप देखें पीपी ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पीडी भी कर लेते हैं। बट यहाँ जो इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है? वो बीच में सिग्मा सीसी, सिग्मा सीसी, मतलब सीसी बॉन्ड का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंटरेक्ट कर रहा है विथ वेकेंट पी। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा अलग केस है, एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन नहीं है, हाँ एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें रीजन तो बता दिया गया ना, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत ही ऐसा है कि जो अननोन है, ये तो बिल्कुल प्रूवन चीज़ है, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड चीज़ है कि ऐसा ही होता है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड है और उसके साथ आपको बताया जा रहा है कि ऐसा ही होता है। ओके, तो ये हमने एक केस पढ़ लिया। नाउ एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा, वो भी लिखिए। दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, लिखिए डेफिनेशन। इसका भी काम आपको आगे आएगा, यूज करूंगा मैं एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ाते वक्त। रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होती है? देखो आपने क्या किया, कोई कंपाउंड है आपके पास, आपने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से फिर हाइब्रिड बनाया। यही किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिर हाइब्रिड बनाया। तो वो जो हाइब्रिड होता है ना, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। मतलब वो हाइब्रिड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑब्वियसली वो बहुत कम होगी। अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि क्या हुआ है कि आपके पास ए बी सी डी, ये कुछ इसी तरह से सोचना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगा। ए बी सी डी ये 4 बच्चे हैं। अब आपने क्या किया कि इनके जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे उनको लेकर एक बच्चा ई है। आप ऐसे सोचो, ये ई के पास क्या है, इसमें से क्या है, इसमें क्या है कि सबसे अच्छा बच्चा ए है, सबसे अच्छा बच्चा ए है, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज है। और ये जो ई है उसमें इन सबकी अच्छी क्वालिटीज का मेल है, इन सबकी अच्छी क्वालिटीज का मेल है ई में। मैं मानता हूं कि इसमें डी का भी कंट्रीब्यूशन, और अगर ए बी सी डी देखा जाए, अगर ए बी सी डी देखा जाए तो डी सबसे बुरा है, ए बी सी डी देखा जाए तो डी सबसे बुरा है, और ई में थोड़ा सा डी का भी कंट्रीब्यूशन है, बट मैं कह रहा हूं कि अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज का कंट्रीब्यूशन है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज का कंट्रीब्यूशन है। तो आप बताओ ए सबसे अच्छा होगा या ई सबसे अच्छा होगा? तो आप बोलना ई अच्छा होगा। इसी तरह से जब हम ये बोलते हैं कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिमाग में मत लाना, ऐसे ही सोचना, ठीक है? एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड है तो बता रहे हैं और इस डायरेक्शन में सोचने को बता रहे हैं, ऐसे ही सोचना। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो समझ आ रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड ई टाइप्स हो गया, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए टाइप हो गया। इन दोनों में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कंपैरिजन करूं कि किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर का थोड़ा ज्यादा होता है। और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द फाइनल हाइब्रिड, एज कंपेयर टू द फाइनल हाइब्रिड। फाइनल हाइब्रिड इज फाउंड टू बी more stable than the
rest of the resonating structures, or you can say the most stable resonating structure. बस इन्हीं के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. लाइक बेंजीन है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड, एंड दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड. यस, दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जहां पर हम दोनों स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन को लेते हुए एक फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो अगर मैं बोलूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंपैरिजन करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? यू वुड से कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, बिकॉज दिस द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड दिस द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन. तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी. अब ये माना जा रहा है कि इस बेंजीन में अगर रेजोनेंस नहीं होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती. ऐसे सोचिए, बेंजीन में अगर रेजोनेंस नहीं होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती. रेजोनेंस हुआ इसीलिए तो उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना. रेजोनेंस हुआ इसीलिए तो उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना. और सिंस उसमें रेजोनेंस हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई है, क्योंकि रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. ओके, रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. तो रेजोनेंस एनर्जी से क्या आपको यह समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि कुछ इस बात का भी अंदाजा होता होगा कि यार कितनी स्टेबिलिटी आई है रेजोनेंस में, या रेजोनेंस कितना सुंदर हुआ है? इस बात का भी अंदाजा होता होगा कि कहीं अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसमें बहुत प्यारा रेजोनेंस हो रहा होगा, और इतना अच्छा रेजोनेंस हो रहा होगा कि उस रेजोनेंस से बहुत स्टेबिलिटी आ रही होगी. कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कि रेजोनेंस होने से चीजें खराब हो जाएं. जी हाँ, कुछ ऐसे रेयर केसेस आते हैं. जब आप एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं कहीं रेजोनेंस एनर्जी काफी गिर जाती है. ठीक है, काफी गिर जाती है, उसकी भी चर्चा करेंगे. बट फिलहाल आपको क्या बताना है, डेफिनेशन क्या लिखना है? देखो, ये तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है. मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, आप पाएंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. फॉर एग्जांपल मैंने यहां बताया. अगर आपको डेफिनेशन लिखना है रेजोनेंस एनर्जी का, राइट डाउन द डेफिनेशन. द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between most stable resonating structure and resonance hybrid this is the resonance energy. And the stability of the molecule is directly proportional to resonance energy. Remember, write down. मैंने कहा जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना स्टेबलाइज हो रहा होगा वो रेजोनेंस से. ऐसे सोचना है. स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली proportional to resonance energy. ओके, गॉट दिस? तो इस तरह से भी फिलहाल हम खत्म करते हैं हमारा ये टॉपिक रेजोनेंस का. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू इफेक्ट दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू इफेक्ट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. सो राइट डाउन द टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. क्या है ये हाइपर कॉन्जुगेशन? अच्छा टॉपिक है. ये भी एक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जो कि बिल्कुल मॉलिक्यूल में होता है, परमानेंट इफेक्ट है. बट कैसे समझ आया ये इफेक्ट काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये समझते हैं. चलिए देखिए. सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ये पूछूं कि बताओ
ये बेंजीन है और ये CH3 है। मैंने इलेक्ट्रोफाइल वगैरह आपको बताया है क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये CCH3 होल थ्राइस ये लगा हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि बताओ बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, ये हमने रेजोनेंस में पढ़ा है। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, तो बताओ मुझे वो रिंग 1 पे आना पसंद करेगा या रिंग नंबर 2 पे आना पसंद करेगा। तो मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड क्या है, अभी तक आपकी जो पढ़ाई हुई है उसके हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर ये रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 2 है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगे मैं बता रहा हूं। आप बोलोगे सर देखो मिथाइल का कोई रेजोनेंस तो है नहीं, मिथाइल कोई प्लस आर माइनस आर ये सब इफेक्ट तो लगाता नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली क्यों लगाएगा, तो CH बॉन्ड्स है, ठीक है, वैसा कोई इफेक्ट तो लगाता नहीं है। बट आप बोलोगे सर इंडक्टिव इफेक्ट एक इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, और हमने प्लस आई का ऑर्डर आप ही ने सर पढ़ाया है हमको। ये जो CCH3 होल थ्राइस है इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा बढ़िया लगता है, बेहतर लगता है। तो अगर इसका प्लस आई इफेक्ट बेहतर लग रहा है तो सर ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि 2 जो होगा वो बेटर होना चाहिए 1 से। मतलब इलेक्ट्रोफाइल की पहली पसंद है रिंग नंबर 2, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली चीजें थोड़ी अलग आई और इसीलिए हमें एक नया इफेक्ट के बारे में पता चला। एक्सपेरिमेंटली चीजें अलग आई। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर कर रहा है, ज्यादा प्रेफर कर रहा है वो रिंग नंबर 1 को, रिंग नंबर 1 को प्रेफर कर रहा है एज कंपेयर टू रिंग नंबर 2। तो यहां से जन्म होता है एक इफेक्ट का। और भी बहुत चीजें हैं जो हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन करता है, बहुत सारी चीजें, आप गिन नहीं सकते इतनी चीजें हैं। बट ये आपको एक इनिशियल मुझे बताना था कि यार देखो ऐसे करके आप देख सकते हैं, तो इनिशियली मैंने आपको कुछ इस अंदाज में बताया है, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन के जो इफेक्ट्स के जो एप्लीकेशन है वो आप अभी पढ़ते जाओगे ख़त्म ही नहीं होगा, इतने हैं, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक जब तक पढ़ते रहोगे आप देखोगे कहीं ना कहीं अच्छा ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, अरे हाँ यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इस तरह से आप बहुत देखोगे आगे। तो देखो अब हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या है। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है इसमें होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली पहले बताता हूं कि इसमें ना ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड का, स्पेशली CH बॉन्ड का, अब ये ऐसा ही क्यों हो रहा है सर, ये सब सवाल नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है वो बता रहे। अभी ABCD पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ABCD पढ़ा रहे हैं तो रूल की तरह पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ो। लेकिन हाँ बिल्कुल प्रॉपर बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताएंगे। लेकिन यही क्यों हो रहा है इसका कोई आंसर नहीं होता, ठीक है। सो एक्ट मैच्योर। अब देखिए यहां पर ये CH बॉन्ड है और बाजू में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, फिलहाल के लिए आप पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस कैन इंटरैक्ट विद दैट वेकेंट ऑर्बिटल। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जी हां ये इंटरैक्ट कर सकता है। तो सर ये तो फिर यहां तो इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है सर, यहां तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अरे ठीक है भी पॉजिटिव चार्ज तो मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन एक्ट करता है, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज क्या समझाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए वहां से शुरू कर रहा हूं मैं। तो समझ में आया क्या हुआ यहां पर हुआ है सिग्मा CH का इंटरेक्शन विथ वेकेंट P, ये एक इंटरेक्शन हो सकता है। और आपको बताऊं और क्या होता है, ये पहला इंटरेक्शन, ये देखो पॉइंट नंबर 1, ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। और क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है देखो कि यहां पर आपके पास CH3 है, देखो CH आपको हमेशा देखने को मिलेगा। हाँ यहां पे भी कुछ बॉन्ड्स लगे होंगे CH के, वो भी काम के हैं, बट मैं फिलहाल एक बॉन्ड के साथ आपको बता रहा हूं। CH है, यहां पे डबल बॉन्ड C है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा, समझ नहीं आएगा नहीं तो। ये इस तरह से यहां पे एल्कीन है, देखो दिख रहा है, ये एल्कीन है और ये इसको कहते हैं अल्फा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन। sp2 के बाजू वाला sp3 कार्बन, दिस इज अल्फा पोजीशन।
दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? sp2 के बाजू वाला sp3 कार्बन, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो दिस इज अल्फा कार्बन। तो यहां भी एक इंटरेक्शन है। अरे सर यहां तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। जी हाँ, यहां एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ये जो पाई बना है इसी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पीछे होता है, इसको कहते हैं पाई स्टार। तो ये पाई बॉन्डिंग हुआ, ये पाई बॉन्डिंग हुआ, थोड़ा बहुत एमओटी पढ़े होगे तो समझ आएगा। ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसने बॉन्ड बनाया उसके जस्ट पीछे होगा उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार। तो यहां एक इंटरेक्शन शुरू हो सकता है, यहां एक इंटरेक्शन शुरू हो सकता है किसके बीच में? ये देखो, ये और ये इंटरेक्शन शुरू हो सकता है। सर इससे स्टेबिलिटी आती है? आती है ना, बताएंगे कैसे आती है। आती है, स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए बता रहे हैं। तो ये एक इंटरेक्शन शुरू हो गया। ये देखो, ये एनर्जी दोनों की सिंक्रोनाइज होती है दोनों की, इसलिए एक इंटरेक्शन यहां पे डेवलप हो सकता है। ये भी एक इंटरेक्शन। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो बना ही हुआ है यहां पे। सर 5 बॉन्ड बना लेगा? सुनो मेरी बात, जब भी एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्शन होता है, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को टूटना पड़ता है। जब भी एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्शन होगा तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को टूटना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों में नहीं होंगे, नहीं तो वो तो 5 बॉन्ड बना लेगा कार्बन। समझ आ रहा है? बेसिक बातें हैं। तो ये इस तरह से यहां भी एक तरह का हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट वर्क कर रहा है। अभी धीरे धीरे अच्छे से समझ आएगा, पहले ये पॉइंट्स नोट करते जाओ। यहां पे क्या इफेक्ट है, किसके बीच में इंटरेक्शन है? यहां पर सिग्मा सी एच, देखो हर बार सिग्मा सी एच जरूर दिख रहा है। सिग्मा सी एच इंटरेक्टिंग विथ पाई स्टार, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये 2 केसेस समझ में आ गए, ये 2 केसेस समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से रेडिकल्स में भी ये काम करता है। पहला केस मैंने बताया कहां काम करता है, कार्बोकटायंस। कहां कहां काम करता है वो पहले लिखना बहुत जरूरी है, कार्बोकटायंस। दूसरा मैंने बताया कहां काम करता है, आपने कहा ठीक है एल्कीन्स। एल्कीन्स में करता है, एल्काइंस में भी करेगा, एल्कीन्स में करता है, एल्काइंस में भी करेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो एक जगह और ये काम करता है, ये इफेक्ट दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स में भी हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट काम करता है। कुछ इस तरह का इंटरेक्शन है इसमें भी। अब फ्री रेडिकल्स में भी आप देखिए सी एच अनिवार्य है, सी एच अनिवार्य है। यहां पे लगा हुआ CH2 रेडिकल। तो रेडिकल मतलब sp2 के बाजू वाला कार्बन sp3, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ओके, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। सर पहले वाले केस में भी वो अल्फा कार्बन था क्या? बिल्कुल, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। sp2 के बाजू वाला sp3 अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन। दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स, व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम अल्फा हाइड्रोजन्स। नाउ यहां पे ये रेडिकल P में बैठा हुआ है, तो इसके साथ एक हाफ फिल्ड P का इंटरेक्शन हो रहा है, ये रेडिकल्स में होता है। ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है। तो इसमें किसका इंटरेक्शन हो रहा है? सिग्मा CH इंटरेक्टिंग विथ हाफ फिल्ड P, हाफ फिल्ड P। समझ आ गया? तो ये 3 जगह ये काम करता है। कैसे काम करता है वो सब बताएंगे अभी, कैसे काम करता है वो सब बताएंगे। चलो देखो, जैसे अब एक एक करके केस समझते हैं, ठीक है? 3 केस नोट हो गया। दीज आर द स्पीशीज वेयर हाइपर कॉन्जुगेशन प्ले इट्स पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन। फिर इस पे आएंगे, फिर इसको समझाएंगे कि क्यों हो रहा है। थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा अभी, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, बट उस पे आते हैं अभी। इधर आओ, पहले सबसे पहले आप कार्बोकटायंस में देखो। तो ये मैंने लिखा सपोज CH3 CH2 प्लस। अब ये तो समझ आ रहा है आपको, अब दिखना शुरू हो गया होगा कि ठीक है बाजू में जो CH बॉन्ड्स है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सर ये हर CH बॉन्ड इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि 3 CH है, तो मैं कहूंगा कि हाँ ये बॉन्ड तो रोटेट कर रहा है, ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करते करते, सुनना मेरी बात, थोड़ी सी अजीब लगेगी सुन के शुरू में, हो सकता है CH2 प्लस रोटेट कर रहा है। तो सोचो आप ये सोचो कि जब ये रोटेट कर रहा है, बॉन्ड बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही ये वाला जो CH होगा, जैसे ये इसके प्लेन पर आएगा,
ये वाला जो CH बॉन्डिंग है ये जैसे इसके प्लेन में आएगा ये इंटरैक्ट कर लेगा, ये इंटरैक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर जब घूमते हुए ये जब इसके प्लेन में आएगा, जब ये वाला बॉन्ड इसके प्लेन में आएगा तो ये इंटरैक्ट कर लेगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, अरे सर जब ये इंटरैक्ट कर लिया तो यहां डबल बॉन्ड आ गई, तो यहां डबल बॉन्ड आ गई तो अब तो वो घूम ही नहीं पाएगा। फिर से आप ब्लैक और व्हाइट की तरह सोच रहे हो, इसलिए ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो? फिर से आप वही ब्लैक और व्हाइट की तरह सोच रहे हो। अरे भाई ऐसा सोचो ना कि ये इंटरैक्ट किया, ठीक है इंटरैक्ट किया, बट ऐसा नहीं कि एकदम से दिल लगा लिया है। समझ पा रहे हो बात? इंटरैक्ट किया बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से दिल लगा लिया है। इंटरैक्ट किया फिर अगले प्लेन पर, इशारा समझ में आ रहा होगा आपको। इंटरैक्ट किया अगले प्लेन पर, आने दो CH, दूसरे CH को आने दो, आ जाओ। मतलब ये है कि ये इंटरैक्शन से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आया है वो इतना मजबूत नहीं है कि रोटेशन बैरियर को बहुत बढ़ा दे। समझ गए बात? वो इतना मजबूत नहीं है कि वो रोटेशन बैरियर को इतना बढ़ा दे कि बॉन्ड रोटेट ही ना करे। रोटेट कर रहा है, बीच में इंटरैक्शन भी हो रही है, रोटेट भी कर रहा है, बीच बीच में इंटरैक्शन भी हो रही है। इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ सिग्मा CH की इंटरैक्शन भी होते जा रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला बॉन्ड भी इंटरैक्ट कर रहा होगा, ये वाला बॉन्ड भी इंटरैक्ट कर रहा होगा और ये वाला बॉन्ड भी इंटरैक्ट कर रहा होगा। सोचो अब ये CH2 प्लस इसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरैक्शन करता रहे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरैक्शन करता रहे। ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरैक्शन करता रहे। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरैक्शन कब करेगा? जब इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। समझ आई बात? इसको अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है? इसको मैं यहां लिखवाऊं, क्या लिखवाऊं? मैं फाइनल कंक्लूजन लिखवा दूंगा आपको, लिखना आपको है। तो एक्चुअली में ये भी इंटरैक्ट कर रहा है, ये भी इंटरैक्ट कर रहा है, ये भी इंटरैक्ट कर रहा है, बॉन्ड घूम रहा है, इंटरैक्शन हो रही है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बट वो इतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ जा रहा कि रोटेशन बैरियर ही बहुत हाई हो जाए, कि वो बॉन्ड घूम ही ना पाए। समझ पा रहे हो? तो कुछ इस तरह के इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। सोचिए कि जिस मोमेंट पे, फिर से सोचो, बहुत तेज हो रही है चीजें, जिस मोमेंट पे ये इंटरैक्ट करा होगा उस मोमेंट पे कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा इसका, उस मोमेंट पे कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। H यहां डबल आ गया होगा, प्लस गायब हो गया होगा और H प्लस हो गया होगा। समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ हो गया होगा उस मोमेंट पे, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उस मोमेंट पे। लेकिन ये अगले ही मोमेंट पे चेंज हो जाना है, फिर ये वाला H इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, फिर ये वाला H इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, क्या ये समझ आ रही है बात? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बेहतर स्टेबिलिटी आएगी इस पे, उतनी बेहतर स्टेबिलिटी आएगी। जी हां, तो एक स्ट्रक्चर ये बना, ऐसे ही और बना लो थोड़ा टाइम पास। सी अब देखो ये H प्लस, ऐसा नहीं कि ये उड़ जाएगा, समझ पा रहे हो? है भाई, ये बॉन्डेड है, ये तो बस उस मोमेंट की बात मैं बता रहा हूं, इसमें हल्का बॉन्ड अभी भी है। इसी तरह से आप ये सोचो, जब ये इसके प्लेन पे आया होगा ये वाला H, तो ये भी H प्लस हो गया होगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहां बाकी 2 H लगाया मैंने। फिर ये नीचे वाला H भी इंटरेक्शन कर रहा होगा उसके साथ, CH2, और यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H प्लस, ये भी इंटरेक्शन कर रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दीज आर दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अब देखो समझ आएगा। तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये फील करना इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड CH बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन पक्का सिंगल नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए टूट रहा है, कुछ समय के लिए टूट रहा है। तो क्या मैं उसको ऐसा रिप्रेजेंट करूं, डॉटेड लाइन से H, डॉटेड लाइन से H, डॉटेड लाइन से H, फिर यहां एक सिंगल तो है लेकिन दूसरा डबल भी बन रहा है CH2। अब ये जो प्लस है ये पूरा प्लस इस पे नहीं है, तो प्लस डीलोकलाइज हो रहा है, एक तरह से
हो रहा है, प्लस जो है वो H एटम्स पे जा रहा है। यहां प्लस है, हल्का प्लस इसमें भी है, हल्का प्लस इसमें भी है, हल्का प्लस इसमें भी है। ये देखिए, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड होते थे वैसे ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ करते थे वैसे ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। यहां आप पूछोगे सर स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत डीलोकलाइज हो जा रहा है, वो एक ही एटम पे कंसंट्रेटेड नहीं है, थोड़े बहुत H एटम्स पे भी जा रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। समझ आई बात? तो क्या पॉइंट यहां पे नोट कर सकते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मोर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। सो मोर, अच्छा ये चीज एल्कीन्स में भी काम करेगी, लेकिन एल्कीन्स का ही बना के दिखाऊंगा आपको स्ट्रक्चर, ठीक है? एल्कीन्स का बना के दिखाऊंगा, ये भी समझाऊंगा फिर एल्कीन में स्टेबिलिटी कैसे आ जा रही है, क्योंकि यहां तो स्टेबिलिटी समझ आ गया आपको, यहां तो स्टेबिलिटी समझ आ गया कि ठीक है प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो गया, स्टेबिलिटी समझ आ गई। एल्कीन में थोड़ी स्टेबिलिटी समझ नहीं आती, उसके लिए थोड़ा एमओटी का नॉलेज होना चाहिए, उतना जेई के लिए बहुत जरूरी नहीं है वो। आप याद भी रख सकते हो कि हाँ एल्कीन में भी हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी आ जाती है, याद रख सकते हो आप, बट क्यों स्टेबिलिटी आती है उसके लिए थोड़ा एमओटी यूज करूंगा मैं, हो सके तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। पहले थोड़ी बहुत इसकी बेसिक बातें बता देता हूं। तो लिखो मोर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एक्सटेंट, या फिर ऐसा लिखो मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पहचानना सीख गए होगे। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर is the stability of, more is the extent of hyperconjugation, and more stable will be the carbocation, more stable will be the carbocation। देखो कार्बन आयन में नहीं लगता ना ये इफेक्ट, कहां से लगेगा? वहां कोई इंटरेक्शन के लिए ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है, वहां कोई इंटरेक्शन के लिए ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, वहां नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर कार्बन आयन में भी लगा दो, तो ये माइनस है और ये CH3 है, तो CH बॉन्ड ये CH के सिग्मा स्टार के साथ इंटरेक्ट कर ले। सिग्मा स्टार बहुत हाई एनर्जी ऑर्बिटल है, उसके साथ इंटरेक्शंस नहीं होती, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं होती। तो वो सब अपने ख्याली पुलाव मत पकाओ, जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से चलो। तो मैं इसलिए ऐसे बता देता हूँ बीच बीच में, कि कुछ बच्चों के मन में ये सब खुराफात चलता रहता है, तो इसलिए वो भी आंसर करना ज़रूरी है, तो उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म होगी उससे। तो ये लिखा आपने, थोड़े बहुत और स्ट्रक्चर्स बना लो। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन गिनो, चलो काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बताइए, कार्बोकैटायन्स ही बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, उससे आप स्टेबिलिटी भी थोड़ा बहुत बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन अति सुंदर कार्बोकैटायन, देखिए ये कार्बोकैटायन, देखिए ये कार्बोकैटायन, ये भी अच्छा कार्बोकैटायन है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तीन इधर भी है, तीन इधर भी है, सब हाइपर कंजुगेशन कर रहे, सब हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। जी हाँ, सभी हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी हल्का डबल, यहाँ भी हल्का डबल, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो यहाँ है आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे देखो 3 3 3, ये तीनों सब अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप कहोगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पोजीशन है sp2 कार्बन, तो sp2 के बाजू वाला, ये बाजू वाला sp3, ये देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको भी अल्फा मानिए, ये भी हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अल्फा इधर नहीं है, इधर ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो आप बोलेंगे 3 2 5 2 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन हियर। समझ आ गया? तो इस तरह से आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, इस तरह से आप कार्बोकैटायंस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैसे चलता है वो देखें। चलिए आइए एल्कीन्स में दिखाते हैं। एल्कीन्स में देखिए, एल्कीन्स में भी ऐसा ही काम करेगा ये। सपोज दिस इज द एल्कीन, तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि इसमें 3 अल्फा H है, और अगेन ये तीनों इंटरैक्ट करेंगे, ये भी समझ लीजिए। मैं कोई एक अभी आपको बना के दिखा देता हूं। ये तीनों इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन कौन से ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करेंगे? जी हाँ, पाई स्टार के साथ। किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे? ये पाई स्टार के साथ इंटरैक्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह का इंटरेक्शन होगा, ये इधर गया और ये इधर गया, क्योंकि बिल्कुल जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पाई बॉन्डिंग में नहीं रह सकता, उसको आगे जाना पड़ेगा।
तो इससे कुछ इस तरह का रेजोनेट मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ CH2 है, ये देखिए ये H प्लस हो गया, उस मोमेंट पे ऐसा हुआ होगा, समझ पा रहे हो, ये डबल हो गया होगा, फिर ये कार्बन है और फिर यहां जाकर हो गया होगा CH2 माइनस। अब आपके मन में ये सवाल आता है, यहाँ पे बच्चों के मन में ये सवाल आता है जिसको वो समझ नहीं पाते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सवाल है वो मैं बताता हूं। देखो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो, 2 मोर स्ट्रक्चर्स बना लेना इस हाइड्रोजन के साथ और फिर उस हाइड्रोजन के साथ 2 मोर स्ट्रक्चर्स विल बी देयर। तो इससे बच्चों के मन में ये आता है कि सर यहां तो देखो ठीक है, आपने कहा था कि चार्ज बुरा होता है, आपने कहा था चार्ज बुरा होता है, ठीक है मान लिए, ये एल्कीन था, इसमें कोई चार्ज था नहीं। अब आप हाइपर कंजुगेशन करा रहे हो, उससे चार्ज पैदा हो रहा है और चार्ज आने के बाद आप ये बोल रहे हो कि स्टेबिलिटी भी आ रही है। ये तो आप अपने ही बात को काट रहे हो, ये आता है मन में, आना चाहिए। तो हाँ, यहां स्टेबिलिटी आ रही है, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट यहां स्टेबिलिटी कैसे आ जा रही है, इसको चार्ज वाले कंसेप्ट से समझ पाना मुश्किल है। यहां हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझेंगे कि यार स्टेबिलिटी कैसे आ जा रही है। बट फिलहाल आप मान लीजिए कि स्टेबिलिटी आ रही है, जितना हाइपर कंजुगेशन होगा एल्कीन पे उतनी स्टेबिलिटी आएगी। ये एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड है, इसको आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो चार्ज थ्योरी काम करे ना करे, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। समझाएंगे इसको भी, लेकिन एमओटी से समझाएंगे, एमओटी से समझाएंगे। तो लिखो मोर दी, यहां भी सेम चलता है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन एल्कीन, more is the stability and also the extent of hyperconjugation obviously। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है या ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है या ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप देखिए इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें देखा जाए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखा जाए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सर स्टेबिलिटी मेजर कैसे करते हैं, बताएंगे सब। स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे सब कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कैसे मेजर हो रही है स्टेबिलिटी, किसको बोल रहे हैं कि हाँ यार ये स्टेबल है ये नहीं है, वो सब वो रूट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो मज़ा आएगा थोड़ा, ठीक है। अभी कुछ फंडामेंटल्स आपको बता दिए कि ऐसा होता है। मोर इज दी extent of hyperconjugation, more is the number of alpha hydrogens, more is the stability। बात बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये एल्कीन में हुआ हाइपर कंजुगेशन। तो आज के लिए इतना ही करते, अभी हाइपर कंजुगेशन काफ़ी बचा हुआ है। सो नेक्स्ट क्लास हम हाइपर कंजुगेशन फिनिश करेंगे और साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन के बाद हम स्टेबिलिटी पे आना शुरू करेंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास ही हमारा जो 7th लेक्चर होगा वो हम स्टेबिलिटी पढ़ना शुरू कर दें, हम स्टेबिलिटी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर से मैं सभी बच्चों को यही बताऊंगा कि यार 15 सितंबर से बिल्कुल, अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है मेरे साथ, 15 सितंबर 2024, नोट डाउन द डेट, हम 100 डेज ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। 100 डेज लाइव क्लासेस, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। तो अगर आप कभी लेट से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नो इश्यूज, कर सकते हैं, लेकिन आप फॉलो करेंगे इसको तो 100 डेज में तो हमारे साथ हो जाएगी। अगर आप अपने पेस के साथ करें, आप थोड़े से चाहते हैं कि यार मैं और ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, तो फिर आप और थोड़ा कम समय में थोड़ा बहुत टाइम और कट शॉर्ट करके आप कर सकते हैं। ये हमारे तरफ से 100 दिन हम ले रहे हैं, ठीक है। इतने दिनों में हम करा के देंगे, अच्छे डिसेंट पेस पे, ऐसा भगा के नहीं, डिसेंट पेस पे इसमें हो जाएगा। आप भगा के करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग से करना चाहते हैं, तो आप हो सकता है कुछ 80-90 दिनों में कर लें, ठीक है, ये भी संभव है। और कुछ अगर महाज्ञानी आ जाएं तो 60-70 दिनों में भी कर सकते हैं, वो बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है। मैं एक डिसेंट पेस, एक एवरेज पेस पे बता रहा हूँ, 100 दिनों में पूरी ऑर्गेनिक कराऊंगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर बस आपको खुद से पढ़ना है, खुद से मतलब वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 8 लेक्चर है, आप उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आप ये क्लासेस हमारे साथ शुरू कर सकते हैं।
और अगर IUPAC का बहुत बेसिक बातें भी आपको आती है, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना बस आता है, आप ये शुरू कर सकते हैं हमारे साथ, बाद में IUPAC करते रहिएगा, ठीक है, बाद में IUPAC करते रहिएगा, बट IUPAC कर लीजिए, इतना समय हो गया है। 25 एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ 26 एस्पिरेंट्स भी हैं जो कह रहे हैं सर हम भी कर लें। देखो यार, आपको लगता है कि आप मैच कर सकते हो पेस को, जो कि कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ चीज़ की, तो आप ठीक है कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर जल्दी करना है कि ठीक है मेरी एक ऑर्गेनिक हो जाएगी मस्त, तो अच्छा हो जाएगा, तो ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई नॉर्मल रूटीन प्लान चल रहा है तो प्लान को डिस्टर्ब करके करने की ज़रूरत नहीं है। 26 एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 7 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी अपलोडेड बाय टुमारो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।